म्यूचुअल फंड के बाजार में न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ की बहार आई हुई है। आज के दिन में करीब 17 से 18 एनएफओ हैं जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। उन्हीं में से एक फंड है बंधन हेल्थ केयर फंड। बंधन हेल्थ केयर फंड 10 नवंबर 2025 को ओपन हुई और 24 नवंबर 2025 को ये क्लोज हो जाएगी। यह फंड भारत के यानी हिंदुस्तान में जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम है इसके लिए डाइवर्सिफाइड गेटवे प्रदान करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य 4 जो मेडिकल के सब सेक्टर्स हैं इसमें बैलेंस एलोकेशन करके इस फंड को ग्रो करना है। और वो 4 सब सेक्टर्स हैं: डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा है हॉस्पिटल्स, तीसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग और चौथा है जेनेरिक्स। इन्हीं चारों सब सेक्टर्स में ये फंड बैलेंस एलोकेशन करेगा और इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरफ बंधन हेल्थ केयर ने ये फंड को लॉन्च किया हुआ है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपेयर चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो पहले से आपको नहीं मालूम थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आए, कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बंधन हेल्थ केयर फंड में कुछ चीज़ें नहीं है जिसके कारण हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या केवल इसमें बोतल नहीं है और शराब वही पुरानी है, यानी कलेवर बदल दिया गया है लेकिन कलेवर के अंदर की जो चीज़ें हैं वो पुरानी है। इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर का हिंदुस्तान में पोटेंशियल क्या है। तो पहला पॉइंट्स, पोटेंशियल फॉर डायनेमिक ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर फंड इन इंडिया। इस पर आगे चर्चा करने के पहले इस पोटेंशियल को हम कुछ डाटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन देंगे जिससे हम ये समझ पाएंगे कि आखिर हेल्थ केयर सिस्टम में हिंदुस्तान में क्या कुछ पोटेंशियल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान में की जो आबादी है उसकी मीडियन एज की, और ये डाटा हमने कलेक्ट किया है 1975 से। 1975 में जो मीडियन एज था इंडियंस की वो 18.4 ईयर्स थी। 1985 में बढ़कर ये 19.3 ईयर्स हो गई। 2000 में ये 21.2 ईयर्स हो गई। 2015 में ये बढ़ के 25.3 ईयर्स हो गई। 2020 में ये 27 ईयर्स हो गई और 2025 में ये 28.78 या 87 के आसपास ईयर्स के आसपास हो गई है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस हिसाब से मीडियन एज लगातार इंडियन पॉपुलेशन का बढ़ता जा रहा है, 2040 तक मीडियन एज 40 हो जाएगी। अब जनाब, आज से करीब 50 साल पहले 18.4 ईयर्स था, यानी 1975 में 18 साल 3 महीने के आसपास था, जो आज बढ़ के 28.8 ईयर्स हो गई है। और 2040 यानी आज से पूरे 15 वर्षों के बाद 40 साल होने की उम्मीद है। तो निश्चित रूप से यदि मीडियन एज 40 ईयर्स हो गई है, आज के दिन में 28.8 ईयर्स भी मीडियन एज है, तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि एजेड पॉपुलेशन हिंदुस्तान में काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगी या काफ़ी अधिक है। और यदि एजेड पॉपुलेशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हेल्थ सेक्टर में काफ़ी डिमांड तो बढ़ना ही बढ़ना है, बिकॉज एजिंग प्रॉब्लम कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है मेडिकल का नीड आपको अधिक होती है, और मेडिकल का नीड अधिक है चूँकि बुढ़ापा एज पर्सन की संख्या अधिक होंगी तो निश्चित रूप से हेल्थ केयर में डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। ये तो हो गया जो इंडियन पॉपुलेशन का मीडियन एज के बेसिस पे। दूसरा कारण जो है, यदि हम पिछले कई वर्षों का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन हेल्थ केयर हिंदुस्तान का यदि देखें तो 2015 से 16 में ये 4116 रुपये थी। 2020-21 में बढ़ के ये 5436 रुपये हो गई। 2021-22 में ये बढ़ के 6602 रुपये हो गई। और कहा यह जा रहा है कि 2000 से लेके 2025 तक, यानी हालांकि 2025 का डेटा अभी आया नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2025 के डेटा यदि 2000 से कंपेयर करें तो ये 2020 से करीब 4 गुना बढ़ गई है। तो जनाब, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुना यानी 1000 यदि थी आज से 25 साल पहले, तो आज के दिन में वो 4000 रुपये हो गई है। दो चीज़ें, एजेड पॉपुलेशन, हेल्थ केयर का डिमांड होगा। दूसरा कि पर कैपिटा जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हैं हिंदुस्तान में वो पिछले 25 सालों में 4 गुना बढ़ गई है। और तीसरा जो पोटेंशियल का कारण है
कि आपने सुना होगा कई सारे विदेश के यूरोपियन कंट्रीज़ के जो पेशेंट आते हैं वो हिंदुस्तान आते हैं। आपको ये सुन के आश्चर्य लगता होगा कि यूके, यूएस, जहाँ कि हम मानते हैं काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहाँ के लोग हिंदुस्तान में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। कभी आपने सोचा कि यूके, यूएस से लोग यहाँ क्यों आते हैं, जबकि वहाँ उतने पैसे वाले लोग हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है? जनाब, इसका एक ही कारण है कि इंडियन मेडिकल जो है वो इनएक्सपेंसिव है, यानी कम खर्चे पर इलाज होता है। बाहर में यूएस, यूके में जाएंगे तो आप यदि बीमार पड़ गए तो समझ रहे कि आपको आफत हो जाएगी। तो हिंदुस्तान में इनएक्सपेंसिव मेडिकल एक्सपेंडिचर है। इस कारण से इंडिया जो है मेडिकल का ग्लोबल हब बन गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि यदि नॉर्मल कोर्स में हम देख रहे हैं कि 16% CAGR के बेसिस पे इसके एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ रहे हैं या इसका इंडस्ट्री का साइज बढ़ रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि 2030 तक, यानी आज से 5 साल के बाद, मेडिकल इंडस्ट्री का साइज जो है 102 बिलियन US डॉलर के आसपास हो जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का स्ट्रक्चरल केस के बारे में। यदि हम हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के GDP के रेफरेंस यदि बातें करें तो हिंदुस्तान का जो हेल्थ केयर में एक्सपेंसेस है वो अपने GDP का 5.4% है, जबकि US का 16.5% है। हालांकि इस फिगर से जब तक इसको कंपेयर नहीं करेंगे कि GDP इंडिया की और US में कितना डिफरेंस है, तो आज के दिन में इंडिया की GDP करीब 4 ट्रिलियन है और उससे करीब 7 गुना US का GDP अधिक है, यानी करीब 28 ट्रिलियन के आसपास है। अब बताएं कि 4 ट्रिलियन का 5.4% है हिंदुस्तान का और US का 28 ट्रिलियन का 16.5%। तो ये वाइड गैप है और इससे ये लगता है क्योंकि विदेशी काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें उम्मीद है कि इस पे एक्सपेंशन का काफ़ी स्कोप है। ये भी एक कारण है कि हम हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। दूसरा देखें कि इंडिया में जो हेल्थ का मार्केट है वो अनपेनिट्रेटेड मार्केट है। ये कैसे मालूम होता है अनपेनिट्रेटेड मार्केट है? तो यहाँ का जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो है काफ़ी कम है। और अभी आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, केवल इसी के लिए खुल रहे हैं कि डॉक्टरों की संख्या पेशेंट के लिहाज से काफ़ी कम है। दूसरा है कि लोगों में अवेयरनेस जो है हेल्थ केयर के हेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हम ये नहीं सुनते थे कि किसी का हेल्थ इंश्योरेंस है। जो हेल्थ इंश्योरेंस किया करते थे उनको लगता था कि वो बड़े आदमी हैं, लेकिन आज के दिन में 70% के आसपास जो सर्विंग क्लास हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज कि उनको लगता है कि यदि एज बढ़ेगा और यदि बीमार पड़ गए तो एक्सपेंडिचर काफ़ी महंगा है, तो उससे बचने के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं। मतलब ये अवेयरनेस हुआ लोगों में, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना शुरू किया, तो लगता है कि आगे स्कोप्स काफ़ी अधिक हैं। दूसरा है कि आज से 50 साल पहले आसपास के इलाके में एक हॉस्पिटल हुआ करते थे और एक ही डॉक्टर जो था हर तरह का बीमारी किया करता था, लेकिन आज के दिन में स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी और कई तरह के डॉक्टर्स को डिग्रियां मिल रही हैं, यानी एक एक चीज़ों के लिए एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। यानी क्वालिटी हेल्थ केयर चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको यदि हार्ट में दर्द है तो कहीं भी चले जाएं, उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे। इट इज़ ओनली बिकॉज कि आज हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर का जो हम ये सुविधा मिले वो क्वालिटी फैसिलिटी मिले। तो क्वालिटी हेल्थ केयर के हिसाब से ये 3-4-5 कारण जो हैं जो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जनाब, ये तो बातें हुई कि हेल्थ केयर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन चूंकि हम बातें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये अपॉर्चुनिटी पहले भी किसी को मिली हुई है। तो आज हमने देखा कि आज के दिन में म्यूचुअल फंड में करीब 17 फंड हैं जो हेल्थ केयर फंड से रिलेटेड हैं। मतलब हेल्थ केयर फंड के 17 फंड आज के दिन में बाजार में मौजूद हैं और उसमें से 3 फंड ऐसे हैं जो 1 साल से कम हैं, पुराने हैं। यानी 1 साल से 6 महीने, 8 महीने के 3 फंड हैं और 1 साल से अधिक पुराने केवल 14 फंड हैं। और यदि 1 साल, 3 साल, 5 साल का यदि हम कैटेगरी एवरेज और निफ्टी फार्मा सेक्टर का यदि हम CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न देखें तो 1 साल में कैटेगरी एवरेज फार्मा सेक्टर का 4.15% है और उनका बेंचमार्क का 4.77% है। 3 साल में कैटेगरी एवरेज 22.21% है और बेंचमार्क का 21.9% है। 5 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज 17.52% है और बेंचमार्क 14.96% है। और 10 साल में का जो CAGR है कैटेगरी एवरेज वो 12.44% है, जबकि इनके बेंचमार्क का 7.63% है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि कैटेगरी एवरेज बेटर है ऑलमोस्ट 1 साल के छोड़ के बाकी 3 साल, 5 साल और
10 साल के टाइम हॉरिजन में कैटेगरी एवरेज इनके बेंचमार्क से बेहतर है। और एक साल में 6 फंड ऐसे हैं, एक साल से पुराने 14 फंड, और उन 14 फंड में से 6 फंड ऐसे हैं जो कैटेगरी एवरेज और इनके बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म करता है। और सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो है एक साल के ट्रेलिंग रिटर्न में वो 11.10% है। वहीं 3 साल में टोटल फंड 3 साल या उससे अधिक पुराने 10 फंड हैं, और 10 फंड में से 3 फंड ऐसे हैं, यानी 30% फंड ऐसे हैं जिसका CAGR कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म करता है। यदि 5 साल के टाइम हॉरिजन में देखें तो टोटल फंड 9 हैं, और 9 में से 4 फंड ऐसे हैं जो कैटेगरी एवरेज और उनके बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता है। और सबसे अधिक रिटर्न जो है इसमें 20.05% और 10 साल के टाइम हॉरिजन में केवल 3 ही फंड हैं, और उस 3 फंड में से एक फंड ऐसा है जो कैटेगरी एवरेज और उसके बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म करता है। और इनका हाईएस्ट जो CAGR है 10 साल के उसमें वो 13.59 या 60 के आसपास है। अब देखें, एक साल का जो हाईएस्ट है 11.10, 3 साल का 27.59, 5 साल का 20.60 और 10 साल का 13.60%। फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं कि ये फंड जो ऑलरेडी टेस्टेड फंड हैं, 3 फंड हैं 10 साल से अधिक पुराने, 9 फंड हैं 5 साल से अधिक पुराने, 10 फंड हैं 3 साल से अधिक पुराने, और 14 फंड हैं जो 1 साल से अधिक पुराने। ये फंड अच्छा है या बुरा है, जो भी है, ये टेस्टेड फंड है। और हम समझते हैं कि इसमें चूंकि 10 साल का या 5 साल का CAGR इतना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी शायद इसी के हिसाब से वो CAGR देगा। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि बंधन हेल्थ केयर फंड अभी लॉन्च हुआ है और ये कोई इक्विटी मार्केट नहीं है कि आज हमने IPO में नहीं लिया और कल लिस्टिंग होगी तो शायद 5 गुना और 10 गुना लिस्टिंग होगी, ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता है जनाब। 10 रुपये की आपको 1 यूनिट मिल रही है। ऐसा नहीं होगा कि 24 नवंबर को ये फंड क्लोज होगा और 30 नवंबर को ये 20 रुपये का NAV हो जाएगी इसके, ऐसा नहीं होगा। मुश्किल से ये पैसे में चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा नया हमको दिख नहीं रहा है, और ऑलरेडी बाजार में 17 फंड हैं, तो और जो कि टेस्टेड फंड है, अच्छा फंड या बुरा फंड जो भी है, तो मेरे विचार से जो NFO है, NFO में इन्वेस्ट करना मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर नहीं। यदि आपको हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना ही है तो ये 17 फंड में से कोई शॉर्टलिस्ट कर दें, कोई अच्छा सा फंड जो 3 साल 5 साल 10 साल में बेहतर रिटर्न दे रहा, उस फंड को शॉर्टलिस्ट करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बंधन हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। देख लें कि NFO बंद हो जाए 10-5 दिन के बाद, महीने भर के बाद देखें उसके NAV में कितना ग्रोथ है, क्या है, उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। और उसके पहले यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन 17 फंड में से कोई एक फंड अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट करें और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मैं ना ही म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एजेंट हूँ या एडवाइजर हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैंने सेबी के कोई एग्जाम पास नहीं किए हुए। मेरे विचार हैं, मेरे विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। और यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और सहमत नहीं हैं तो नॉट एग्रीड लिखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।